तो यहाँ हम केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। 1A, गिव एनी 2 जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो हमें एल्केन्स की प्रिपरेशन के तो 2 मेथड पूछ रहे हैं। हम यहाँ 2 से ज़्यादा ही देख लेते हैं समझने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? हम एक प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एक प्रिपरेशन का मेथड है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के भीतर भी हमारे पास 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड और दूसरा है वुड्स रिएक्शन। और फिर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके पास भी हमारे पास 2 मेथड है। एक है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड एंड दूसरा है कोल्स रिएक्शन। तो हम ये 5 मेथड्स यहाँ पर देखेंगे। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कैसे हो सकता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? वो एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं। तो इनसे हम कैसे बना सकते हैं एल्केन, वो देखना है। तो मेथड है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ऐसे। ये हमने एक एल्कीन लिया है। कौन सा एल्कीन है ये? इथीन। इथीन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन कैटलिस्ट होंगे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। और इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड टूट जाएंगे इनमें से और एक एक लेग बाहर आएंगे। बाकी सब कुछ ऐसा ही। ये डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड टूट गए हैं और एक एक लेग बाहर आए। इनमें दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजनेशन। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है इथेन। सो हमने 2 मॉलिक एटम वाले इथीन से 2 एटम वाले कार्बन एटम वाले इथेन बना लिया। फिर एक इथीन से भी बना सकते हैं, इथाइन से। ये हमारा इथाइन है। इनका हाइड्रोजनेशन कर कर मैं H2 ऐड करूँगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। ओके, तो ये इनका ट्रिपल बॉन्ड टूटकर डबल बॉन्ड होंगे। एक H तो पहले से है, उनमें और एक एक H जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं इथीन। और इनका फिर से हाइड्रोजनेशन करें तो ये फिर H2 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। तो जैसा ऊपर का रिएक्शन था, सेम वैसे ही रिएक्शन होकर यहाँ पर तो H2C सिंगल बॉन्ड CH2 और एक एक लेग ये डबल बॉन्ड टूटकर एक एक लेग बाहर है, फिर से उनमें H और H ऐड। तो ये हो गया फिर इथेन। तो ये हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन्स बना सकते हैं। और कौन से मेथड है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या क्या है?
जैसे कि CH3X, वेयर X इज इक्वल्स टू, हमें पता है ब्रोमीन हो या आयोडीन हो या क्लोरीन हो। CH3CH2X ये भी एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, रिडक्शन करना है। कैसे कर सकते हैं, मैं एक एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ CH3Cl, इनका मैं रिडक्शन करूँगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें क्या देता है, ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इस हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन इनके साथ ऐड हो जाएंगे, इनको रिप्लेस करेंगे, ये Cl को रिप्लेस करके हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और एक ये हाइड्रोजन मैं कह सकता हूँ नेसेंट हाइड्रोजन बन जा रहा है, मतलब H और H। तो एक H ये Cl को रिप्लेस करता है और एक H Cl के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें यहाँ मिलता है CH3H, ये Cl हटाकर H, प्लस एक H जो और है वो Cl के साथ कंबाइन करके HCl। तो ये हमारा आउटपुट है। और एक रिएक्टेंट है ये कैटलिस्ट है जिसे यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, इस बार CH3CH2I ले रहा हूँ, ठीक है। साथ में रिएजेंट यूज करूँगा जिंक कॉपर कपल COUPLA इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मुझे नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर इसे रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, CH3 CH2 और साथ में एक H यहाँ। तो ये हमारा क्या है, यही तो है CH3 CH3, या इसे हम कह सकते हैं C2H6। ये क्या है, ये हमारा ईथेन है। ओके, तो हमें एल्काइल हैलाइड से इथाइल आयोडाइड से रिडक्शन करके इनका हमें इथेन मिल गया। क्या देख रहे हैं कि 2 कार्बन वाले एटम मॉलिक्यूल से मुझे 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। यहाँ पर 1 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से मुझे 1 कार्बन वाले मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। उनके बाद है वुज रिएक्शन। वुज रिएक्शन में कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक केस है कि हमें 1 कार्बन वाले से 2 कार्बन वाला मिलता है, जैसे कि ये है CH3I प्लस 2Na प्लस ICH3। ये हमने क्या लिया है, हमने लिया है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। ये भी मिथाइल आयोडाइड ही है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड। ये रिएक्ट करेंगे, ये सोडियम और ये 2Na, ये इतना पार्ट एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये CH3 और ये CH3 कॉम्बाइन। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है कि ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है। तो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये CH3 और ये CH3 जुड़ जाते हैं, तो CH3 CH3 जुड़ गए, और ये 2Na और ये दोनों आई जुड़ के 2NaI, ये इनका साइड प्रोडक्ट है। ये है मेन प्रोडक्ट। ये हमें क्या मिला, इथेन मिला। क्या है, ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड है। कहाँ से मिल रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड से। ये 1 कार्बन वाले कंपाउंड है, तो यहाँ से हमें ऐसे मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पर CH3CH2Br, ये भी इथाइल, ये इसे क्या कहते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं इनके साथ फिर से वुड रिएक्शन करूँगा तो Br, यही सेम लिखता हूँ CH2 CH3। तो ये पार्ट पूरा इनका यहाँ से समझ सकते हैं, ये पार्ट पूरा इनका एक साथ जुड़ जाएंगे, और बाकी ये CH2 CH3 CH2 और ये CH2 CH3 जुड़ जाते हैं। यहाँ भी ड्राई ईथर रहेगा ही रहेगा, तो इनका आंसर होगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमें क्या मिला, ब्यूटेन। और साइड प्रोडक्ट जो है वो तो 2Na है ही, NaBr। तो यहाँ मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 2 कार्बन वाले
कंपाउंड से मुझे 4 कार्बन वाला कंपाउंड मिल रहा है। तो ये वुड्स रिएक्शन में जितने भी कार्बन यूज करते हैं उनका डबल मुझे मिलता है। तो इससे ये एक चीज़ और समझ आ रहा है कि मैं कभी भी मिथाइल से छोटा तो कुछ नहीं मिल सकता मुझे, तो उसे जोड़कर इथेन बनेगा। तो मैं मीथेन इस मेथड से कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सो मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गया। और देखते हैं इसके बाद मेथड है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड ऑफ किनका? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि CH3COONA। इनका नाम है सोडियम एसीटेट। ये एक सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इस सॉल्ट को अगर मैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO हीट करूँ, अब ये पूरे चीज़ को क्या कहते हैं? NaOH प्लस CaO, इन्हें कहते हैं सोडा लाइम। तो इस सोडा लाइम के प्रेजेंस में अगर मैं इन्हें हीट करूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है, ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएंगे, ये Na भी निकल जाएगा, ये H जो है इनके साथ कॉम्बाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा CH3, साथ में H जुड़ गए, प्लस Na2CO3। तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो ये साइड प्रोडक्ट है और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है मीथेन। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी 2 कार्बन वाले कंपाउंड थे, वहाँ से मुझे 1 कार्बन वाला कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2 कार्बन कंपाउंड से मुझे 1 कार्बन कंपाउंड मिलता है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ 1 से 2 मिलता था, यहाँ पर 2 से 1 मिलता है। तो ये हमारा डीकार्बोक्सिलेशन मेथड हो गए सोडा लाइम यूज कर। और एक क्या है, लास्ट है कोल्स रिएक्शन, तो वो भी देख लेते हैं। इनमें क्या हो रहा है, ये भी कार्बोनिक एसिड से ही निकलते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेम CH3COONA अवेलेबल है। ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, ओके। इनमें क्या है, हमारे पास एक ऐसा एक सिलेंडर होता है, बीकर, इनके भीतर इलेक्ट्रोलाइट रखा है लिक्विड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर CH3COONA है और वाटर है, ओके। और इनमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव को कैथोड कहते हैं और नेगेटिव को एनोड कहते हैं। अब देखिए कैसा प्रोडक्ट बनता है। इनका जो रिएक्शन है, ये सोडियम एसीटेट प्लस वाटर मिलाकर मुझे दे रहे हैं CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस H2। इनको अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये सेम है, ऐसे ऐसे रहेंगे यहाँ पर ये। और ये प्रोडक्ट जो है बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, ये मुझे मिलता है एनोड में। और ये जो प्रोडक्ट है लिखा, ये हमें मिलता है कैथोड में। कैथोड के पास यहाँ जाकर इकट्ठा हो जाते हैं ये प्रोडक्ट यहाँ, और ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर इकट्ठा होता है एनोड के पास। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल इलेक्ट्रोलिसिस का इक्वेशन है। लेकिन
इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस लिक्विड में, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है रिएक्शन, वो अलग से देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के भीतर क्या रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास है क्या, एक सोडियम एसीटेट है और वाटर है। तो सोडियम एसीटेट का क्या हो रहा है देखते हैं। दो मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक डाउन हो रहे हैं और ये बनते हैं 2CH3COO माइनस और 2Na+। ये इलेक्ट्रोलाइट में हो रहे हैं। और क्या है हमारे पास, 2 वाटर है, वो भी ब्रेक हो रहे हैं। कैसे, 2 हाइड्रोजन प्लस में और 2 OH माइनस में। ये बने हैं रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट में। अब कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड के पास है हमारा, ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये यहाँ पर आ रहे हैं कैथोड में आकर CH3COO माइनस। इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल जा रहे हैं और ये फ्री रेडिकल बनता है। तो 2CH3COO ये रेडिकल बन गए, फ्री रेडिकल, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो इनके भीतर था वो निकल कर बाहर आ गए और ये क्या बन गया है, ये रेडिकल बन गया है हमारा रेडिकल। ये क्या था, आयन, एनायन, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये एक एनायन था। लेकिन यहाँ अब ये रेडिकल बन गए और इनका नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया है। अब इनका क्या होगा, ये दोनों रेडिकल फिर से रीअरेंज होंगे और ये बनेंगे अब CH3 के रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इनसे निकल कर बाहर हो गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये इनसे निकल कर बाहर हो गया। 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर बाहर और ये CH3 का रेडिकल बन गया। तो ये अब क्या है, कार्बन रेडिकल है, कार्बन रेडिकल। ठीक है। अब ये 2 कार्बन रेडिकल का क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 2 रेडिकल मिलकर CH3 ऐसे जुड़ गए। तो ये हमें क्या दिया, ये हमें दिया इथेन। तो हमें एक इथेन मिल रहा है, एक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो कैथोड में हमें क्या मिल रहा है, एक इथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें मिला यहाँ से इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में ये जो ये 2Na है, ये हमारा OH के साथ रिएक्ट करेंगे ये दोनों। तो हमें क्या मिलेगा, 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस, ये दोनों मिलकर 2NaOH बना रहे हैं ये। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इनके साथ मिल रहे हैं। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर हमें H2 दे रहे हैं, ये गैस के तौर पे इवॉल्व। तो हमें कैथोड में क्या, एनोड में क्या मिल रहा है, ये 2NaOH और H2 यहाँ पर देखिए ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट कोल्स रिएक्शन। और इस तरीके से हमने 5 मेथड देखा है जिनसे हम एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट देखूँ 1B। तो ये पूछ रहे हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड को मैंने मैग्नीशियम के साथ हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट को मैं वाटर से पास कर रहा हूँ। तो मुझे एक पर्टिकुलर गैस मिलता है ए। ये कौन सा गैस है ये मुझे बताना है और ये पूरे रिएक्शन को मुझे लिख कर दिखाना है। ये हमारा 1B। तो 1B देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं। तो वन बी क्या है हमारे पास, मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर अगर ऐसा हम करें तो हमें मिल रहा है CH3MgBr। क्या हुआ, ये मैग्नीशियम बीच में आ गए, ये CH3MgBr बन गए। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मिथाइल
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसे एक कॉमन नाम है, इनका पॉपुलर नाम है जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। अब इनका क्या करना है, इन्हें मुझे वाटर के साथ हीट करना है, तो अब वही देखते हैं करके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ हीट, इनको अगर मैं वाटर के साथ हीट करूं तो क्या होगा। देखिए ये वाटर को मैं लिख सकता हूँ, ये H प्लस और OH माइनस है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट जो है यहाँ से ब्रेक करके ये पार्ट को मैं स्लाइटली पॉजिटिव डेल प्लस और इस पार्ट को डेल माइनस लिख सकता हूँ। अब ये प्लस और माइनस कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, ये मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है CH3H, ये एक बॉन्ड बन रहा है, प्लस ये वाले के साथ ये OH कंबाइन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा MgBrOH। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, ये है मीथेन, तो ये मीथेन ही है वो गैस जो मुझे पूछ रहा है, गैस A, मीथेन गैस। और ये साइड प्रोडक्ट है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये एक्चुअली कैसा है, ये एक्चुअली हाफ वे है। हमें पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिखता है MgOH2, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसा दिखता है MgBr2। ये इन दोनों का बीच का है हाफ वे, तो अभी ब्रोमाइड भी पूरा नहीं बना और हाइड्रोक्साइड भी पूरा नहीं बना, बीच में है, इसलिए इनका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने इसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ ना हीट करके कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मैं हीट करूं तो क्या बनेगा, तो इनका ये आंसर है कि CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसे अगर मैं वाटर के साथ नहीं हीट, सिर्फ वाटर के साथ नहीं हीट कर मैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड और एक एसिडिक सॉल्यूशन H+H2O ऐसे इस कॉम्बिनेशन में हीट करूँ तो इनका आउटपुट होगा CH3COOH। मतलब यहाँ मीथेन बन रहा है, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बीच में घुस जाता है इनका, तो ये क्या बन रहा है, तो ये एसिटिक एसिड बनता है। तो आप देख सकते हैं अगर सिर्फ वाटर के साथ हीट करूँ तो मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एक एसिड सॉल्यूशन में हीट करूँ तो ये एसिटिक एसिड बनता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमसे और क्या पूछ रहे हैं कि सी में पूछ रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, नॉर्मल एल्केन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे जैसे हमारे एल्केन्स, नॉर्मल एल्केन मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन, उनमें हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि 3 कार्बन वाले एल्केन से 4 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, 4 से 5 कार्बन वाले एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स आर इन दी ऑर्डर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का है, स्ट्रेट चेन, फिर आइसोपेंटेन थोड़ा ब्रांच है और नियोपेंटेन हैवली ब्रांच है। तो इनका जितने जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रहा है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इनका रीज़न हमसे पूछ रहे हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो इनका रीज़न ये है कि जो लार्ज चेन होते हैं ऐसे स्ट्रेट चेन, उनमें 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया इनका ज़्यादा है। इतना सरफेस एरिया यहाँ मिल रहा है और यहाँ इतने सरफेस एरिया मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम वैंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन कहते हैं। तो वो इन दोनों के बीच में ज़्यादा हो सकता है। वेयर एज अगर छोटे चेन होंगे
जैसे ये मान लेता हूँ कि ये 10 कार्बन के चेन है और ये 3 कार्बन के चेन है, तो वो ऐसे छोटे हैं, तो इनके बीच में जो सरफेस एरिया है ये भी इतना सा है, तो अट्रैक्शन भी इतना छोटा ही है, तो इनका वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी छोटा है। इन्हें इसमें ज़्यादा कम एनर्जी, हीट एनर्जी देकर ही मैं इसे अलग कर सकता हूँ। और जब अलग कर लिया हूँ दो मॉलिक्यूल को, तो धीरे धीरे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो इसी का तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉसिबल होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यहाँ पर लिटरेचर लिखा है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि हमारा नियो 2 में कि हमारा नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन में से बॉइलिंग पॉइंट किनका ज़्यादा होता है। ये है नॉर्मल पेंटेन, इनका सबसे ज़्यादा है, फिर है आइसोपेंटेन, इनका उनके बाद, और सबसे कम है नियोपेंटेन का। ये नॉर्मल पेंटेन कैसा दिखने में होता है, ऐसा स्ट्रेट चेन 5 कार्बन्स के। आइसोपेंटेन ऐसा दिखता है और एक कार्बन यहाँ पर, और जो नियोपेंटेन है वो ऐसा दिखता है। तो इनका आप शेप देखिए, ये एक सर्कुलर शेप है, एक सर्कुलर शेप है इनका, है ना, और ये इनका एक फ्लैट शेप है, एक ऐसा एक स्ट्रेट चेन, एक फ्लैट शेप है ना। तो ये शेप के कारण क्या है, सर्कुलर शेप में अगर दो सर्कुलर शेप वाले खुद में अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वैंडरवाल फोर्स, इतना सरफेस सामने के और इतने सरफेस सामने के, इतने ही सरफेस में अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर वैंडरवाल फोर्स जो है वो वीक है, वीक वैंडरवाल फोर्स। यहाँ पर चेन ब्रांचिंग कम है, यहाँ पर ये ऐसा दिखता है थोड़ा। तो अगर एक और मॉलिक्यूल ले लूँ ऐसे ही, तो इनके बीच में अट्रैक्शन के लिए इतना जगह मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वैंडरवाल फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मॉडरेट वैंडरवाल फोर्स, ठीक है। और जब ये सीधा एक स्ट्रेट चेन है तो ये लंबे लंबे चेन बन रहे हैं ऐसे, एक ऐसा और एक ऐसा, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए जगह मिल रहा है, सरफेस एरिया लार्ज है, तो इनमें हाई वैंडरवाल फोर्स है। तो यही रीज़न है कि इनका जब हाई फोर्स है इनमें, तो इनको ज़्यादा हीट चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। इनमें थोड़ा कम चाहिए और इनमें बिल्कुल कम चाहिए, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो यही इनका कारण है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इनका कम, और इनका सबसे कम। तो हम ऐसा कह सकते हैं, boiling point of neopentin is low due to its more spherical branch structure, which reduces surface area and weakens intermolecular van der Waals force compared to isopentane. As branching increases, surface area decreases and boiling point decreases. तो ये इनका रीजनिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मीथेन अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में क्लोरीन मीथेन के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इनको देखते हैं कैसे, क्या क्या इनका फॉर्मूला है कि क्लोरीन CH4 सनलाइट में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को मैं H म्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, और हीट मुझे हीट देना पड़ेगा, तो या तो हीट देना होगा या तो सनलाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट मुझे क्या मिलता है, एक HCl प्लस CH3Cl, मतलब कि इनके 4 मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन के थे, एटम्स थे हाइड्रोजन के, उनमें से एक रिप्लेस हो गए क्लोरीन से, तो मुझे मिला यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर ये मुझे सनलाइट और हीट, या सनलाइट या हीट मिलता रहे और क्लोरीन भी अगर एक्सेस क्वांटिटी में हो, तो रिएक्शन यहाँ ख़त्म नहीं होगा, इस मिथाइल क्लोराइड फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मुझे फिर मिथिलीन क्लोराइड मिलेगा। कैसे, ऐसे CH3Cl प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, क्या होगा, ये HCl प्लस CH2
Cl2। अब यहाँ पर एक की जगह 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए क्लोरीन एटम से। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिथिलीन क्लोराइड। फिर ये कंटिन्यू और भी हो सकता है। अब ये तीसरा क्लोरीन हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट। तो HCl प्लस CHCl3। अब 3 क्लोरीन एटम हो गए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो मुझे क्लोरोफॉर्म मिला। यहाँ भी नहीं ख़त्म है, ये भी और भी इनका क्लोरीनेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट। ये सनलाइट है और ये या हीट है, दोनों में से कुछ भी हो। तो फिर ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। तो जितने भी हाइड्रोजन थे सब रिप्लेस हो गए क्लोरीन से, फुल क्लोरीनेशन हो गया। इसे कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये है हमारा आंसर। लेकिन ये अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो तो ये कोई भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड बाय यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स विद क्लोरीन एटम एंड द एक्सटेंट टू विच क्लोरीनेशन ऑकर्स डिपेंड्स लार्जली ऑन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज। कितना क्लोरीन हमने यूज़ किया, अगर एक्सेस क्लोरीन है तो ये रिएक्शन चलता ही जाएगा जब तक 4 कार्बन एटम से रिप्लेस ना हो जाए। और इन एब्सेंस ऑफ लाइट या रूम टेम्परेचर में अगर लाइट ना हो या रूम टेम्परेचर में अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ बिना लाइट के, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हैं, अलग अलग कंडीशंस। और साथ में ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करता है। ये क्या होता है देखते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के अंदर हमारा क्लोरीन जो Cl2 है वो Cl और Cl ये सनलाइट के कारण या यूवी लाइट के कारण रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है हमारा क्लोरीन रेडिकल, इसे कहते हैं क्लोरीन रेडिकल। तो ये क्लोरीन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये क्लोरीन रेडिकल्स क्या करते हैं, जाकर मीथेन को अटैक करते हैं। मीथेन को अटैक करके मीथेन का एक रेडिकल बना देते हैं और खुद HCl बना लेते हैं इनका एक हाइड्रोजन निकाल कर। और ये क्या है, ये मीथेन रेडिकल है। अब ये मीथेन रेडिकल, सॉरी इसे मिथाइल रेडिकल कहते हैं, मिथाइल रेडिकल अब दूसरे क्लोरीन रेडिकल, यहाँ पर 2 क्लोरीन रेडिकल बने थे ना, तो दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन कर CH3Cl बना लिए। ये हुआ हमारा पहला। ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे करके सारे को रिप्लेस करते जाते हैं अगर हमारा एक्सेस क्लोरीन अवेलेबल हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ये कौन सा है, ये हमारा कोल्स रिएक्शन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या हुआ ऑफ पोटेशियम एसीटेट, कैसा दिखता है CH3COOK। अगर मैं इनको ऐसे इलेक्ट्रोलाइज करूँ, एक्वस है मतलब वाटर भी है, इनका मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मुझे मिलेगा CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस KOH प्लस H2। इसे अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ये प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा है ये मिल रहा है एट कैथोड, और ये प्रोडक्ट जो मुझे मिलता है ये एट एनोड। तो यही है। और क्या एक्चुअली मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट है हमारा, मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट है C2H6 दैट इज इथेन। तो हमें इथेन मिला है एट कैथोड। और दिखाने के लिए कहता हूँ कि इनका जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में, और एनोड में क्या हो रहा है और कैथोड में क्या हो रहा है,
रिएक्शन वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में रिएक्शन ऐसा है कि हमारा CH3COO के ये कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, 2CH3COO माइनस एंड 2K प्लस, और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं H प्लस एंड 2H प्लस एंड 2OH माइनस। ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इस लिक्विड सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ये हो रहा है। ओके, उसके बाद कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में ये रिएक्शन हो रहा है, ये जो है हमारे पास 2CH3COO माइनस, इनमें से नेगेटिव चार्ज हट जा रहा है और ये रेडिकल बन रहे हैं, CH3COO रेडिकल, और ये है इलेक्ट्रॉन्स निकल कर बाहर। अब ये रेडिकल क्या करेंगे, इस रेडिकल में से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाते हैं, तो मुझे 2CH3 ये कार्बन रेडिकल हो गए, मतलब मिथाइल रेडिकल, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये 2CO2 क्यों लिखा हूँ, ये दो कार्बन डाइऑक्साइड COO ये निकल जा रहे हैं बाहर, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ये रेडिकल बच रहे हैं, ये मिथाइल रेडिकल है। अब ये 2 मिथाइल रेडिकल खुद में कॉम्बाइन कर लेते हैं और बनाते हैं CH3 जो हमारा इथेन है। तो देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है कैथोड में, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, यहाँ हमने लिखा है ये दोनों मिल रहे हैं हमें कैथोड में। और एनोड में क्या होते हैं, अब ये जो OH माइनस है और ये 2K प्लस है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो 2K प्लस प्लस 2OH माइनस मिलकर बना रहे हैं 2KOH, और ये हाइड्रोजन और ये जो इलेक्ट्रॉन मिला है वो भी मिल रहे हैं, तो ये बनाएंगे H2 गैस। तो देखिए हमारे एनोड में क्या मिला, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा फुल रिएक्शन है जिसे इनका आंसर है। नंबर 2, इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। ये कुछ भी नहीं, ये वुड्स रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं नंबर 2 में कि मुझे ये वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पर क्या किसको हीट कर रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड, मतलब C2 ऐसे लिखते हैं पूरा, CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड है, सॉरी इथाइल आयोडाइड। हाँ, साथ में क्या है, सोडियम के साथ हीट कर रहा हूँ, तो 2Na प्लस फिर से ये ICH2CH3। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरे चीज़ हट जाएंगे और ये जुड़ जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, भूलना नहीं है ड्राई ईथर लिखना। तो मुझे क्या मिलेगा, 2NaI, ये हमारा तो साइड प्रोडक्ट है, और साथ में मेन प्रोडक्ट क्या है, CH3CH2 जुड़ जाएंगे CH2CH3 से, तो ये क्या है, ये है ब्यूटेन। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर हमें 2 कार्बन वाले कंपाउंड से, ये 2 कार्बन वाले रिएक्टेंट से मुझे क्या मिला, 4 कार्बन वाले रिएक्टेंट मिला है। तो ये बात हम ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा आंसर है इनका। और थर्ड क्या पूछते हैं कि अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर फाइनली डिवाइडेड निकल हीटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है हाइड्रोजिनेशन। तो CH2 और H2 ये हो गए हमारे इथिलीन। इस इथिलीन को वो हाइड्रोजन से पास कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा। तो मुझे ये जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो मुझे एक लेग बाहर मिला हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन इनके साथ और एक हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हो गए, और ये हो गए, प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली इथेन। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है, ये हाइड्रोजनेशन है। इस हाइड्रोजनेशन में ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनेशन, एडिशन
ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या है, ये है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। क्योंकि एडिशन है क्योंकि इस इथिलीन में क्या दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, कुछ तो निकला नहीं, कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं हुआ, सिर्फ ऐड हुए, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गए। और ये इसे रिडक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये इथिलीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ही तो रिडक्शन, तो रिडक्शन बाई हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन टूटकर दो बन जाते हैं मेटल के साथ मिलकर, फिर ऐसे अलग अलग हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर वो दोनों इनके साथ कॉम्बाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या आउटपुट मिल रहा है हमें, इथेन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें लिस्ट आउट इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ मीथेन है, और हमने यहाँ पर लिस्ट किया है यूजेज ऑफ मीथेन। रेसिडेंशियल एनर्जी, कुकिंग एंड हीटिंग बाय नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन प्लांट, पावर प्लांट एंड टर्बाइंस, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस इन व्हीकल्स। इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, फर्टिलाइजर, मेथनॉल, हाइड्रोजन, प्लास्टिक, हाइड्रोजन अलग है प्लास्टिक अलग है, हाइड्रोजन, प्लास्टिक एंड एमोनिया, क्लोरोफॉर्म, ये सब बनाने में यूज होता है। रॉकेट फ्यूल, लिक्विफाइड मीथेन इज यूज एज प्रोपेलेंट इन रॉकेट। एंड बायोगैस फॉर फ्रॉम डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, हमें जो बायोगैस मिलता है वो भी मीथेन होता है, जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की तरह काम कर सकता है। तो ये रहे यूजेज ऑफ मीथेन। सेकेंड पार्ट में है राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर 3 रिएक्शंस इम्प्लॉयड इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन बनाने के 3 अलग अलग मेथड्स हमसे बताना है जो लेबोरेटरी में यूज किया जा सकता है मीथेन बनाने के लिए। तो इनमें जो मेथड है हम लिखते हैं, एक मेथड का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। ये सारे मेथड्स हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो इस मेथड से क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट लेता हूँ, ये CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO एंड हीट। अगर मैं ऐसा किया तो CH4 मिलता है और Na2CO3 मिलता है। तो ये हो गया हमारा मीथेन मेन प्रोडक्ट। कहाँ से हमने बनाया है, ये सोडियम एसीटेट से। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम इज एक्चुअली LIME। सोडा लाइम इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। इनके मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। इस मिक्सचर में अगर मैं सोडियम एसीटेट को हीट करूँगा तो मुझे मीथेन एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हो गया एक मेथड। दूसरे मेथड लिख सकते हैं आप, रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड के रिडक्शन से भी मुझे ये मिल सकता है मीथेन। तो मिथाइल आयोडाइड ऐसा दिखता है, इनके साथ अगर मैं रिडक्शन करूँ तो 2 हाइड्रोजन मुझे ऐसे मिल रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन है, ये मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, यहाँ पर है जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ये क्या बनाता है, ये हमें देता है नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, इस नेसेंट हाइड्रोजन से ये हैलाइड जो है ये रिप्लेस हो जाते हैं यहाँ से। तो हमें CH3H मिल रहा है और एक H यहाँ I के साथ रिएक्ट करके HI एज अ साइड प्रोडक्ट, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट मीथेन। फ्रॉम कहाँ से मिल रहा है, मिथाइल आयोडाइड से। ओके, और एक क्या मेथड हो सकता है, क्योंकि 3 मेथड पूछ रहे हैं, एक मेथड हो सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। अगर एल्युमिनियम कार्बाइड में मैं वाटर मिलाऊं तो मुझे फिर से मीथेन मिलेगा। एल्युमिनियम कार्बाइड कैसे दिखता है, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 प्लस वाटर
मुझे देते हैं मीथेन CH4 प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसे अगर बैलेंस करूं तो यहाँ पर होगा 12, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ओके, इसे कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं? ये हमारा मीथेन है। मीथेन को कैसे कलेक्ट करते हैं इस केस में? डाउनवर्ड, क्योंकि मीथेन एक गैस है और वो गैस लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इसे हम कलेक्ट करते हैं। मीथेन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ऐसा क्यों पॉसिबल है? एज इट इज लाइटर, एज इट इज लाइटर देन एयर, हवा से इनका वेट कम है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये हो गए इनके आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन N-hexane is heated at 600 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया मतलब Al2O3। तब क्या होगा मुझे पूछ रहे हैं। तो 6 हेक्सेन, N हेक्सेन मतलब क्या हुआ कि हमारा ऐसा है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स है और बाकी सारे हाइड्रोजन्स। तो ये हो गए हमारे N हेक्सेन। और इसे हीट करूँगा N हेक्सेन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा? ये दिखेगा C6H14, क्योंकि इनमें 14 हाइड्रोजन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये है इनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन्हें मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनिया Al2O3 हीट कर रहा हूँ 600 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होते हैं इनमें? और एक है 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होना चाहिए। यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन होना चाहिए। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर मैं इसे हीट करूँगा तो इन्हें मुझे प्रोडक्ट मिलेगा C6H6 प्लस 4H2। तो ये क्या बन रहा है? ये C6H6 मीन्स है ये बेंजीन है। बेंजीन कैसा दिखता है? ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 कार्बन है लेकिन स्ट्रेट चेन था, ये एक सर्कुलर चेन बन गया है। मतलब एक सर्किल बन गया है, एक रिंग बन गया है। तो यहाँ पर हमारा दो काम हुआ है, एक है एरोटोमाइजेशन हो रहा है, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन एंड साइक्लेशन हो रहा है। लिखता हूँ, अंडर गोज एरोमाटाइजेशन एंड डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि पहले तो ये एक ऐसा स्ट्रेट चेन है, इसके जगह ये एक साइकिल बन रहा है, तो उसे कह रहे साइक्लेशन हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर? डिहाइड्रोजनेशन। मतलब यहाँ पर 14 हाइड्रोजन थे, 14 में से देखिए 8 हाइड्रोजन निकल गए, अब सिर्फ 6 हाइड्रोजन बचे हैं। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है और साइक्लेशन भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है? एक हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन और क्या हो रहा है साथ में? साइक्लाइजेशन। ओके, मैकेनिज्म क्या है इनका, कैसे हो रहा है ये? मैकेनिज्म में है देखने के लिए कि सबसे पहले हमारा N हेक्सेन कन्वर्ट होता है साइक्लोहेक्सेन में और फिर साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट होता है बेंजीन में। कहने का मतलब है हमारा N हेक्सेन ऐसे लिख सकता हूँ, ये सारे जो डॉट्स है वो कार्बन एटम है। तो
तो ये एन हेक्सेन है, इनका फॉर्मूला है C6H14। ये स्ट्रेट चेन ही है, जस्ट मैं ऐसे स्ट्रेट नहीं बनाकर ऐसे सर्कुलर सा बना दिया हूँ समझने के लिए। इनमें से पहले 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो 2 निकलने के बाद क्या बचेगा C6H12 और ये बनेंगे ऐसे। ये होगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ऐसा लिखा है ना साइक्लोहेक्सेन। यहाँ हर एक में क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए 12 है। ये सारे डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ ये हमारे कार्बन है, ये साइक्लोहेक्सेन बने। इसमें से फिर से क्या होंगे हमारे पास C6H6, मतलब इनमें से फिर से 6 हाइड्रोजन निकलेंगे। कैसे, -3H2, फिर से डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है। और अब मुझे जो मिल रहा है ये है बेंजीन। नीडलेस टू से यहाँ पर कार्बन है और ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मुझे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा साइक्लेशन भी हो गया, यहाँ पे ये साइक्लेशन हो गया और डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। तो ये हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। और कुछ जानने वाली बात है कि अगर मुझे कहते हैं कि यहाँ पर एन हेक्सेन की जगह मुझे एन हेप्टेन दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर 7 कार्बन्स होंगे, इनका फॉर्मूला क्या ऐसा दिखता होगा वो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया C7H16, ठीक है। यहाँ से फिर इनका हाइड्रोजिनेशन होगा सबसे पहले, तो वो कैसे बन जाएंगे, ऐसे साइकिल टाइप से। और यहाँ ये बन रहा होगा C7H14, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए और हर में 2 अटैच्ड है और यहाँ पर 3 अटैच्ड है क्योंकि यहाँ पर H3 होंगे। हाँ, ये C है एक, CH3, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक यहाँ पर एक और अटैच्ड है 14, तो 14 हाइड्रोजन है यहाँ पर। इनमें फिर से -3H2 हो रहे हैं, मतलब 6 हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट फिर से एक ऐसा बनेगा, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3, इसे कहेंगे C7H8, ओके, ये C7H8। इसका क्या नाम है, इसे हम कहते हैं टॉलिन। तो यहाँ से ये बन रहा है और यहाँ से ये जो बन रहा है इसका नाम है टॉलिन। तो ये हमें ऐसे टॉलिन भी मिल सकता है, ये आपको समझना है। अगर हमें एन हेक्सेन की जगह एन हेप्टेन दिया तो हम ऐसे करके इसे कंप्लीट करेंगे, ओके। और एक बात जानने को है कि यहाँ पर जो ये दिए हैं हमें कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट Cr2O3 दिए हैं। इनके जगह एक और कैटलिस्ट भी हो सकता है V2O5, जिसे हम कहते हैं वैनाडियम ऑक्साइड, तो भी सेम काम ही होगा। या और एक कैटलिस्ट दे सकते हैं MnMO2O3, इन्हें कहते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो ये कुछ भी दे, सारे में ऐसे ही कंपाउंड बनेंगे, ओके। उनके बाद मुझे पूछ रहे हैं कि राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन ब्यूटेन फ्रॉम, मुझे नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन बनाना है इथाइल ब्रोमाइड से, फिर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, N2 ब्यूटीन से। तो ये भी देख लेते हैं कैसे हो सकता है। बी, मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है N ब्यूटेन, मतलब ऐसा चेन ये बनाना है। इनका फॉर्मूला होगा C4 और H10, ये मुझे बनाना है। सबसे पहले किन से बनाना है, नंबर 1 इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ऐसा दिखता है, इनसे मुझे ये बनाना है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 कार्बन वाले से 4 कार्बन बनाना है, तो क्या याद आ रहा है, वुड्स रिएक्शन याद आ रहा है। तो ऐसे, तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक एक साथ जुड़ जाएंगे और बाकी ये दोनों जुड़ जाएंगे।
लेकिन रूट रिएक्शन कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ऐसा हुआ तो हमें बाई साइड प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ पहले यहाँ, और साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा CH3CH2, और ये वाले के साथ फिर ये जुड़कर CH2CH3। ये है हमारा N ब्यूटेन। तो हमें एक मेथड पता चला, ये इथाइल ब्रोमाइड से मैं कैसे N ब्यूटेन बना सकता हूँ। नेक्स्ट मुझसे पूछ रहे हैं कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मुझे फिर से बनाना है N ब्यूटेन। तो वो कैसे कर सकते हैं देखता हूँ। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये वाले रिएक्शन को वोल्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमें पता ही था, ठीक है। दूसरा, मुझे N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना है। तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब 1 2 3 4 है, इनमें नॉर्मल है, तो ये लास्ट वाले पे एक ब्रोमीन है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H3। तो ये हो गया हमारा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इनमें से मुझे क्या करना है? सिर्फ ये ब्रोमीन को हटाकर मुझे क्या लगाना है? हाइड्रोजन। कैसे हो सकता है? रिडक्शन से। तो हमने पढ़ा ही है, रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? जिंक कॉपर कपल चाहिए, अल्कोहलिक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन इसे रिप्लेस कर सकते हैं और मुझे मिल जाएगा ब्यूटाइल N ब्यूटेन। तो मुझे क्या मिल रहा है? H3C H2C H2C, थोड़ा शॉर्ट हो रहा है जगह। मुझे मिल रहा है C और ये C। यहाँ पर H3, यहाँ पर H2, यहाँ पर भी H2 और यहाँ पर H3। तो मुझे मिला N ब्यूटेन। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या होंगे? एक और हाइड्रोजन है, उनके संग HBr ऐड होकर HBr। तो ये हमारा मेथड है, जहाँ से ये मेथड का क्या नाम है? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इनसे मुझे ये हो गए। लास्ट में मुझसे पूछ रहे थे कि ब्यूट टू इन से मुझे बनाना है N ब्यूटेन। ब्यूट टू इन कैसा दिखता है? ब्यूट टू इन, ब्यूट बोल रहे हैं मतलब 4 तो हाइड्रोजन कार्बन है ही, ब्यूट टू, ये अगर पहला कार्बन दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट टू इन हो गया। नाउ दिस इज ब्यूट टू इन। इनका अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ तो ये H3, यहाँ पर भी H3, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। अब ये पूरे कंप्लीट है। इन्हें मुझे क्या करना है? कि इनमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल ब्यूटेन में, N ब्यूटेन। क्या कर सकते हैं आप खुद सोचिए। डबल बॉन्ड अगर हटाकर यहाँ एक एक हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये H2 हो जाता है और ये पूरा एक N ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये किस प्रोसेस में पॉसिबल? 2 हाइड्रोजन ऐड करना। मेथड का नाम है हाइड्रोजिनेशन। और ये कैसे हो सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलाडियम या निकल। जब मैं हाइड्रोजन ऐड करूँगा तब, तो ये लिख देता हूँ H2 ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलाडियम या निकल। ओके, तब क्या बन रहा है? मुझे सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है ये टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। मुझे ये तो H3 था ही, ये H3 था ही, यहाँ पर एक H था पहले से, H था पहले से, ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हुआ है। तो एक एक जो लेग बाहर हुए हैं उनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। तो हाइड्रोजनेशन मेथड से फिर से मैंने ब्यूटेन प्राप्त कर लिया। तो देखिए, एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमराइजेशन विद 2 एग्जांपल्स। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो एक बड़ा कंपाउंड बन जाते हैं, तो उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे कि व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर मेड टू कॉम्बाइन अंडर सुटेबल कंडीशंस टू फॉर्म अ बिगर कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब 2 एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसा देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है? इथीन है। अगर N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन लेता हूँ, ठीक है, N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, अगर इसे लेकर मैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर में
कंबाइन करता हूँ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विथ सूटेबल कैटलिस्ट। एक सूटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर में इसे मैं अगर एक्सपोज करूँ तो ये कैसे होंगे, इनका ये CH2 ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर एक सिंगल बॉन्ड बनते हैं और इनका एक एक लेग बाहर आते हैं, जिनके साथ फिर से एक ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। तो ये हमें n नंबर ऑफ ऐसे सिस्टम मिलेंगे। तो ये अब हो गए पॉलीइथिलीन। अगर समझाने को कहूँ तो इनके साथ और एक मॉलिक्यूल ऐसे ही जुड़ जाते हैं साइड में ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जुड़ जा रहे हैं साइड में इनके ऐसे, इनके साथ ये भी ऐसे साइड में जुड़ जा रहे हैं। तो मैं ये n हटा देता हूँ क्योंकि अभी ये 3 दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या हो रहा है अब देखिए, एक ये पूरा सा चीज़ एक और इनके साथ जुड़ते हैं, फिर इनके साथ जुड़ते हैं यहाँ पर ये वाले से ऐसे। तो एक चेन टाइप का बड़े से लंबा सा बन जाता है, इसे ही हम कहते हैं। जैसे अगर n मॉलिक्यूल्स, अगर 6 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स के चेन बन जाएंगे ऐसे पूरे एक एक के, जैसे 6 हो जाएंगे। अगर 100 है तो 100 हो जाएंगे, 1000 है तो 1000 हो जाएंगे। इसे ही हम कहते हैं इथिलीन से पॉलीइथिलीन। जो पॉलीइथिलीन हम यूज़ करते हैं ना, पॉलीइथिलीन बैग्स, वो ऐसे ही पॉलीइथिलीन से बनते हैं। तो ये होगा एक पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल। दूसरे पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर मैं एसिटिलीन लूँ, ठीक है, इसे एसिटिलीन या इथाइन भी कहते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन लूँ और इसे मैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करता हूँ एट 873 केल्विन। तो यहाँ क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है। ये ऊपर जो था ये लीनियर पॉलीमराइजेशन था, एक चेन बन रहा था ऐसे लंबा लीनियर। यहाँ पर साइक्लिक है, मतलब एक साइकिल सा बनेगा। तो 3 मॉलिक्यूल है, अब देखिए कैसे साइकिल बनता है। यहाँ पर बनता है एक सी सिंगल बॉन्ड, फिर एक सी डबल बॉन्ड, फिर एक सी सिंगल बॉन्ड, एक सी डबल बॉन्ड, फिर एक सी सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है और 3 मॉलिक्यूल हैं, मतलब टोटल 6 कार्बन है। तो यहाँ पर 6 कार्बन बन गए। हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 और ये 3 है, तो मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन। तो ये हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन हुआ है इसमें साइकिल बन गया है, इसलिए इनका नाम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। और ये क्या है, नीडलेस टू से हम सबको पता है ये बेंजीन है। तो ये हो गया इथाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से मुझे बेंजीन मिल रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल है पॉलीमराइजेशन के। ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है, लीनियर पॉलीमराइजेशन, और ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब कह रहे हैं हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूट टू इन टू एन ब्यूटेन। ब्यूट टू इन को एन ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने इसके पहले भी किया है, अभी यहाँ फिर से करके देखते हैं। तो बी कप 1 है, देन हमें ब्यूट टू इन कैसा दिखेगा। ब्यूट है तो 4 मॉलिक्यूल एटम्स तो रहेंगे ही। टू इन मतलब ये 1 है, ये 2 पे डबल बॉन्ड और बाकी सब कुछ नॉर्मल। तो यहाँ पर भी H3, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। इसे मुझे कन्वर्ट करना है ऐसे नॉर्मल ब्यूटेन में, मतलब ऐसे एक स्ट्रेट चेन, और ये सारे में H3 तो है ही। यहाँ पर हमें H2 और यहाँ पे हमें H2 चाहिए। तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा, आप सोचिए, ये डबल बॉन्ड अगर टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाए और एक एक लेग बाहर आ जाए तो उनमें कनेक्ट हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन, और ये ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ये कब पॉसिबल है, हाइड्रोजिनेशन से, हमने पहले भी देखा है। तो हमें H2 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकल या पैलाडियम। तो ये हाइड्रोजिनेशन होगा, मुझे N ब्यूटेन मिलेगा यहाँ से, ब्यूट टू इन से। So this is a hydrogenation process. हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड कह रहे हैं कि हमें प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन बनाना है, प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन बनाना है। देखिए कैसा होगा, प्रोपाइल क्लोराइड कैसा दिखता है। पहले तो प्रोपाइल है मतलब 3 कार्बन है और फिर क्लोराइड, एक क्लोरीन उनमें कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये CH3, ये CH2 और ये CH2, ये हो गए हमारे प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड है। अब एल्काइल हैलाइड से मुझे क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, डबल बॉन्ड वाला। प्रोपीन कैसा दिखता होगा, ऐसा 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं 3। तो ये है 3 चेन वाले कार्बन वाले चेन, प्रोपीन। डबल बॉन्ड है, इन है तो डबल बॉन्ड, कहीं एक डबल बॉन्ड में डाल देता हूँ यहाँ। ये मुझे बनाना है, बाकी सब नॉर्मल है। H है, यहाँ पर एक H और यहाँ पर 2 H। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से एक H हट, Cl हट रहा है और यहाँ से भी एक H हट रहा है, तभी तो ये 2H बन जाएंगे। और ये Cl हट जाता है तो ये सिर्फ H2 ही रह जाता है। तो मुझे H भी हटाना है और Cl भी हटाना है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है एंड हैलाइड भी है। तो मुझे एक हैलाइड भी हटाना है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ समझने के लिए कि यहाँ से एक H भी लगा हुआ है, तो मुझे एक हैलाइड भी हटाना है और एक हाइड्रोजन भी हटाना है, ये दोनों, ठीक है। ये हटाना है, कैसे पॉसिबल है, अगर इसे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करूँगा तो ये H और Cl दोनों हट जाएंगे। तो ये ऐसा प्लस HCl हमारा बाई प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है, प्रोपीन है, ठीक है। जब ये HCl हट रहा है तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये हट रहा है, कुछ निकल कर जा रहा है, एलिमिनेशन है। और क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन हट रहा है, हटने का तो एक H यहाँ से भी हट सकता था और एक Cl, एक ही कार्बन एटम से एक H और एक Cl हट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नियर बाई कार्बन से एक H और एक Cl हट रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि H और Cl एलिमिनेट हो रहे हैं, हटकर बाहर चले जा रहे हैं। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड, बीटा हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए, इसी के लिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, थैंक यू।